हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आपका प्यार और दुलार हमारे पिछले वीडियोस को मिल रहा है। इसी से उत्साहित होकर हम लोग आगे की वीडियो लेके आए हैं, जो है बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर का फर्स्ट यूनिट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसमें हमें आज पढ़ना है फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर। फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर की बात करें तो इसकी रिजॉल्विंग पावर सबसे ज़्यादा होती है और ये वर्क करता है मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस पे। तो मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस पे बहुत सारी बीम की मिलने की वजह से सब जाके एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज होंगे और उसकी वजह से हमें एक हाई इंटेंसिटी मिलती है। जिस भी सोर्स से लाइट मिलेगी उसे हम किसी भी स्क्रीन पे उसका इमेज बनाएंगे, उसके लिए इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेंगे। इसके लिए पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ना है और फिर इसके बाद मैथमेटिकल एनालिसिस करना है कि कितनी इंटेंसिटी होगी और कोफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस तक फाइंड करना है इसके लिए। तो इसके लिए सब बात करें तो इसका यूज क्या है। इसका यूज किया जाता है इस फॉर द स्टडी ऑफ हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो इतनी बात के बाद हमें सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर बात करें तो इसमें एक वाइडर सोर्स के लिए लिया जाता है S1। S1 से हमें मिलती है वाइडर ब्रॉड या तो कहें ब्रॉड मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये हो गया मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के लिए, ये हो गया सोर्स S। जो S1 यहाँ से लीड से या कोई इमेज से ये S1 से लाइट ट्रेवल कर रही है। इसके बाद दो लेंस यूज किए गए L1 और L2 और दोनों लेंस हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज किए गए जो इंसिडेंट लाइट को करते हैं कन्वर्स। उसके बाद कैसे इनका यूटिलाइजेशन है, कैसे इसका यूज है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले सबके बारे में अगर चर्चा करें तो दो लेंस हो गए L1 और L2। ये लास्ट में S2 जो है स्क्रीन है, ये समझा जाए तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो गया। अब उसके बाद दो प्लेट्स यूज किए गए हैं, दो पैरेलल प्लेट्स यूज किए गए हैं P1 और P2। तो P1 और P2 की बात करें तो P1 और P2 जो प्लेट्स हैं इन्हें किया गया है पार्शियली सिल्वर्ड और इनकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो लगभग 80% मेंटेन की जाती है। तो अब इसका क्या मतलब है, दोनों प्लेट्स का जो इनर सरफेस है उसे किया गया पार्शियली सिल्वर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई चीज पार्शियली सिल्वर्ड हो तो उस पे इस टाइप से अगर कोई मान लिया जाए इस टाइप से कोई प्लेन हो गया, अगर ये पार्शियली सिल्वर्ड है तो अब अगर मान लिया जाए ये नॉर्मल है, नॉर्मल पे ये लाइट इंसिडेंट होती है जो इंसिडेंट रे है। जब किसी एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है तो वो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। नॉर्मल की ओर बेंड होने की वजह से ये शो करता है फिनोमिना ऑफ इन इंटर इसमें क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी इसमें यूज होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जा रही है। तो जो लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है उसे रिफ्रैक्टेड लाइट कहा जा सकता है, या यहाँ पे इसे इंसिडेंट लाइट और इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टेड लाइट को कहा जाता है ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रांसमिटेड लाइट। यहाँ पर भी यही फिनोमिना होगा। सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इस लेंस पे आके इंसिडेंट होगा जो क्या करेगा बीम्स को पैरेलल कर देगा। और इसके लिए अगर अब देखा जाए इस बीम के बाद जो लाइट ट्रेवल कर रही है प्लेट P1 की तरफ, उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है थीटा। अब ये लाइट ट्रेवल करती हुई P1 प्लेट से P2 प्लेट पे जाके इंसिडेंट होगी। यहाँ से पार्सली कोटिंग की वजह से इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। तो कुछ पार्ट ये बना लिया गया, ये पार्ट इसमें रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हुआ, मतलब इस मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया। यहाँ से जाने के बाद इसे रिफ्रैक्टेड पार्ट को कहा जाता है ट्रांसमिटेड। तो ये यहाँ से जो लाइट है वो ट्रांसमिट हुआ, तो मतलब ये जब लाइट आके इंसिडेंट हो रही है इसका कुछ पार्ट तो इसमें ट्रांसमिट हो गया और कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, उसी मीडियम में वापिस आ गया।
अब ये भी पार्सली कोटेड है, जिसकी वजह से इससे भी होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर इस प्लेट पे आई, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर इस प्लेट पे आई और इसका पार्सली भाग यहाँ से ट्रांसमिट होगा, इधर की ओर ट्रांसमिट हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये क्या हुआ, लाइट यहाँ पे जब इंसिडेंट हुई तो यहाँ ट्रांसमिट हो गई, दूसरा इसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो गया। ये लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई तो इसका कुछ भाग यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया, फिर ये लाइट यहाँ पहुंची तो इस प्लेट P2 पर इसका कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो गया और कुछ पार्ट यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो गया। फिर इस वाले फर्स्ट प्लेट P1 से इसका कुछ भाग यहाँ से ट्रांसमिट होगा इधर की तरफ, कुछ भाग रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके ये फिर यहाँ पहुंचा। ये जो पार्ट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंच रहा है, ये P2 से फिर इसका कुछ भाग ट्रांसमिट होगा आगे की तरफ और फिर कुछ पार्ट इसका यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट के बाद यहाँ से फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ से कुछ भाग का ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिट होके कुछ भाग इधर, कुछ भाग जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये यहाँ आया। यहाँ आने के बाद यहाँ से जब फिर इस प्लेट पे इंसिडेंट हुआ तो इस प्लेट को पार्सली सिल्वर्ड है, जिसकी वजह से पार्सली कोटिंग की गई है, जिसकी वजह से उसका कुछ भाग ट्रांसमिट होगा और कुछ भाग रिफ्लेक्ट होगा। तो जो ट्रांसमिट भाग है ये ट्रेवल करते हुए आगे की ओर बढ़ गया और ये रिफ्लेक्ट होके फिर प्लेट P1 पर आए। यहाँ पे आने के बाद इसका कुछ भाग ट्रांसमिट होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होके फिर प्लेट P2 पे पहुंचा और P2 पे ये यहाँ पे कुछ भाग ट्रांसमिट हुआ जो ये जा रहा है और फिर रिफ्लेक्ट होके इस P1 पर और इस टाइप से ये फिर से चला गया P2। तो हम लोग देख रहे हैं कि बार बार लाइट रिफ्लेक्ट होके और ट्रांसमिट होके सेकेंड प्लेट P2 से लाइट ये इमर्ज हो रही है, जो सब लाइट जो है सब लाइट यहाँ पे मिलती हुई लेंस L2 पे इंसिडेंट हो रही है, जो एक कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट्स को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, बटोर देता है, इकट्ठा कर देता है, जिससे इतने सारे रिफ्लेक्शंस के बाद मल्टीपल बीम होती हैं जिनका फेज डिफरेंस होता है कांस्टेंट। और जब वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बीम किसी भी पॉइंट पे इंसिडेंट होती है तो वहां पे एकदम हाई इंटेंसिटी के लिए हाई इंटेंसिटी का इमेज या इंटरफेरेंस होता है। और इसी वजह से कहा गया है कि जो फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर है इसका रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई होता है। मान लिया जाए अगर दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन रखा जाता है स्मॉल डी, अगर स्मॉल डी पर इसे फिक्स कर दिया जाए सर, उससे पहले अगर बात करें तो प्लेट्स P1 और P2 को के पोजीशंस को दोनों में से एक के पोजीशन को शिफ्ट किया जा सकता है, इससे ये मूवेबल प्लेट्स हैं, मतलब एक को अगर फिक्स किया जाए दूसरे को चाहें तो शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे इन दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। इस वजह से इस सिस्टम को अगर मान लिया जाए डी डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया जाए तो उसे कहेंगे फैब्री पैरेट इटैलन, इस फैब्री पैरेट इटैलन। अब उसके बाद अगर डी डिस्टेंस है, दो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो रखा गया स्मॉल डी और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, तो इसके लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी या ब्राइट फ्रिंज की बात करें, मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें इंटरफेरेंस के लिए तो ये हो जाएगा 2d cos थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, 2d cos थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। अब हमें पता है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस से जो वेव ट्रेवल कर रही थी, अगर उनके लिए फेज डिफरेंस की बात करें, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस, और इसे लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2d cos थीटा। अब इन बातों के बाद तो ये हमें मिल गया फेज डिफरेंस की वैल्यू, पाथ डिफरेंस की वैल्यू, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए वैल्यू। तो ये जो फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर है ये मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस पर आधारित है। इसमें क्या किया गया, लेंस के बाद लाइट जो है दो प्लेट्स P1 और P2 पे इंसिडेंट हो रही है, P1 और P2 में हो रहा है बार बार ट्रांसमिशन और इसका रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बार बार प्लेट पे इंसिडेंट हो रही है और उसका कुछ भाग आगे की ओर ट्रांसमिट हो जा रहा है। ये जो बार बार पैरेलल को लाइट मिल रही है
जो पैरेलल लाइट्स भी मिल रही हैं उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, फिर वो सेकेंड लेंस L2 पे इंसिडेंट होने के बाद इंटरफेरेंस शो कर रही है S2 पर। अब इसके लिए हमें फाइंड करना है कि ये सब प्रोसेस हो कैसे रहा है और इसके लिए एक्सप्रेशन। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दो प्लेट्स हम लोगों के पास था P1 और P2, दोनों को सेपरेट किया गया था स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल d से। अब उसके बाद उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही थी, मान लिया गया ये कोई नॉर्मल बना हुआ है, इस पे लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है जिसका एम्पलीट्यूड है स्मॉल a। अब और इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा। अब ये लाइट प्लेट P1 पे हुई, P1 पे ये लाइट इंसिडेंट हुई, उसके बाद क्या होगा इसका, ये लाइट दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होगी और उसका कुछ भाग होगा यहाँ पर रिफ्लेक्ट। तो अब अगर रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट रे जो हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है और उसका कुछ भाग रिफ्रैक्ट हो रहा है, मतलब ट्रांसमिट हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन के लिए जो इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसके लिए R टर्म लिया गया है और जो ट्रांसमिटेड टर्म है उसके लिए लिया गया है T। तो हर बार पार्शियली रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के लिए जो टर्म लिया जाएगा वो एक बार रिफ्लेक्शन होने पर लिया जाएगा अंडर रूट R, और एक बार ट्रांसमिशन होने पर लिया जाएगा अंडर रूट T। तो एक बार जब लाइट ट्रांसमिट होगी तो उसे अंडर रूट T से, और एक बार जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उसे अंडर रूट R से, क्योंकि उसका पार्शियली इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ अंडर रूट R और अंडर रूट T के साथ फैक्टर कर रही है। तो अब उसके बाद हम लोग नॉर्मल बना लिए, ये लाइट इंसिडेंस हो रही है। तो यहाँ पे देखा जा रहा था तो इंसिडेंट लाइट इस पे आके रिफ्लेक्ट हो रही थी प्लेट P2 पर, P2 के बाद यहाँ से लाइट ट्रांसमिट, फिर इसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ भी ट्रांसमिट होगा और यहाँ फिर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पहुंचा, इसका कुछ भाग ट्रांसमिट हुआ। तो जितना भी पार्ट इसका ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ ही फ्रैक्शन ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए इसे लिए लिखा जा रहा है अंडर रूट T, और कुछ ही पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए इसे लिखा जा रहा है अंडर रूट R। तो बार बार ये फिनोमिना हो रहा है, फिर लाइट यहाँ ट्रांसमिट हो गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट लाइट यहाँ भी कुछ ट्रांसमिट होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, जब ये प्लेट P2 पर पहुंची तो यहाँ से ट्रांसमिट होगी, जो पिछले डायग्राम में हम लोग पढ़ चुके हैं वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। लाइट का एम्पलीट्यूड था स्मॉल a, अब ये लाइट का अगर यहाँ पे ट्रांसमिट हुई तो ये लाइट जो है वो ट्रांसमिट हुई, तो इसके लिए a एम्पलीट्यूड था, इसमें फ्रैक्शन होगा a और ट्रांसमिटेड पार्ट होगा a अंडर रूट T। अब ये लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो इसका पार्शली पार्ट जो है वो कोटेड है, और इस टाइप से कोटेड है कि उसका कुछ भाग यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो पार्ट इधर आया उसे बना लिया जाए अगर, तो इसे क्या बना सकते हैं, इसे बनाया जा सकता है, ये इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा, तो इस प्रकार ये बनेगा। इसे लिखा जा सकता है a अंडर रूट R, क्योंकि ये यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब उसके बाद देखा जाए तो ये लाइट दूसरे मीडियम में इसमें ट्रांसमिट हो गई। अब ट्रांसमिट होने के बाद ये यहाँ से फिर क्या होगा, इसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट बना दिए। ये अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये अंडर रूट T था, और रिफ्लेक्शन के लिए टर्म है, रिफ्लेक्ट जब लाइट होगी तो उसके लिए टर्म है अंडर रूट R। तो यहाँ ये टर्म, ये वेव हो जाएगी a अंडर रूट T, क्योंकि यही वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है, तो a अंडर रूट T पहले से था, इसमें हो जाएगा अंडर रूट R का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया a अंडर रूट T अंडर रूट R। इस वेव के लिए बात करें तो इसका कुछ भाग यहाँ पे ट्रांसमिट भी होगा, तो ट्रांसमिट जब होगा तो ये इस प्रकार से जाएगा। तो ट्रांसमिट के लिए क्या लिखा जाएगा, ट्रांसमिट के लिए लिखा जाएगा a अंडर रूट T, और ट्रांसमिट हुआ तो इसमें मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट T का, तो अंडर रूट T का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट T इंटू अंडर रूट T ये हो जाएगा T। तो ये जो हो गया इसके लिए एम्पलीट्यूड हो गया 80। अब उसके बाद ये लाइट प्लेट P1 पे पहुंची, वही प्रोसेस हो रहा है। तो ये लाइट जब यहाँ P1 पे पहुंची तो इसका कुछ भाग यहाँ पे होगा ट्रांसमिट। ट्रांसमिट के लिए फैक्टर जो है वो है
अंडर रूट टी, तो इसमें अंडर रूट टी का मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया ए अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट आर, इसमें अंडर रूट टी का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा टी, ये हो गया ए टी अंडर रूट आर। अब यहां से इसका भाग का कुछ पार्ट हो गया ट्रांसमिट और कुछ भाग होगा यहां से कुछ पार्ट इसका होगा रिफ्लेक्ट, परावर्तित, परावर्तित होगा। तो अब रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए मल्टीप्लाई होगा इसमें अंडर रूट आर का, तो अंडर रूट आर का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट टी, तो अंडर रूट टी रह गया, और इसमें अंडर रूट आर में अंडर रूट आर का ही मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आर, तो ये हो गया ए रूट टी इंटू आर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका कुछ भाग यहाँ पे फिर रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट भाग के लिए इसी का पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट टी का, तो अंडर रूट टी इसमें है, अंडर रूट टी का मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट टी हो गया टी, तो ये हो गया ए टी आर, ए टी आर। अब उसके बाद यहाँ पे देखा जाए अगर, तो यहाँ पे देखा जाए अगर तो ये लाइट जो है ए अंडर रूट टी इंटू आर, यही लाइट जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट आर का, ये टर्म हो जाएगा ए अंडर रूट टी इंटू आर, इतना तो था ही, इसमें अंडर रूट आर का और मल्टीप्लाई हुआ अंडर रूट आर। अब अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पे ये इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होने की वजह से इसमें मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट टी का, तो अंडर रूट टी का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कंप्लीट टी, ये हो गया ए टी आर अंडर रूट आर। यहाँ से ये जो पार्ट है ये होगा रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट होने की वजह से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट आर का, अंडर रूट आर का इसमें मल्टीप्लाई करें अगर इस टर्म में तो अंडर रूट आर इंटू अंडर रूट आर, ये हो गया आर एक आर और ये पहले से एक आर आर स्क्वायर, तो ये हो गया ए अंडर रूट टी आर स्क्वायर। अब इसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से और कुछ भाग ये ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट अगर हो रहा है तो ट्रांसमिट के लिए मल्टीप्लाई होगा ए अंडर रूट टी का, तो ये हो गया ए अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट टी हो गया ये टी और आर स्क्वायर ऑलरेडी है। इस प्रकार से जो लाइट जो बाहर आ रही है, जो लाइट यहाँ पे जाके लेंस पे इंसिडेंट हो रही है, उन सब के लिए अगर बात करें तो एम्पलीट्यूड्स मिल रहा है ए टी आर स्क्वायर। अब इन्हीं वेव्स के लिए हम लोग फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन, तो हम लोग अभी इसे याद रखेंगे ए टी आर स्क्वायर, क्योंकि हमें मिला है इसी पे आगे एक्सप्रेशन होगा। तो मान लिया गया जो बीम जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके लिए y इज इक्वल टू है ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी। हर बीम में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, मान लिया गया वो फेज डिफरेंस है डेल। तो अब इंसिडेंट रे के लिए फाइंड करते हैं, फिर सब ट्रांसमिटेड रेज के लिए फाइंड किया जाएगा, उसके बाद सुपर पोजिशन थियरम से इसके फाइंड की जाएगी इंटेंसिटी। पाथ डिफरेंस की वैल्यू अगर डेल रखें तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस की वैल्यू अगर डेल रखें तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस के लिए वैल्यू हम लोग लिखे थे इससे पहले भी, ये हो गया फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये हो गया इसके लिए एक्सप्रेशन। अब हमें सॉल्व करना है, तो मान लिया जाए सॉल्व किया जाए इंसिडेंट वेव के लिए, इंसिडेंट वेव अगर लिखा जाए तो इंसिडेंट रे के लिए y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी। अब उसके बाद वो सब ट्रांसमिटेड रेज जो रेज रीचिंग ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पे जो अगर रीच कर रही है तो उसके लिए रीचिंग ऑन द स्क्रीन, रीचिंग ऑन द स्क्रीन जिनका ट्रांसमिशन हुआ, ट्रांसमिशन के तहत वो सब लेंस L2 से होते हुए स्क्रीन पे जाके इंटरफेरेंस शो कर रही है। तो इसके लिए अगर y1 की बात करें तो y1 इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर y1 इज इक्वल टू y1 की बात करें अगर तो ये क्या हो जाएगा ए टी, फर्स्ट रे के लिए हो जाएगा ये ए टी
e टू द पावर आई ओमेगा टी। फर्स्ट वेव के लिए। सेकेंड के लिए अगर बात करें तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसके लिए एम्पलीट्यूड क्या है, ए टी आर, ये हो गया ए टी आर ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस डेल। डेल क्या है, डेल है फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस जितना है इसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस है तो हर वेव के लिए उतना ही फेज डिफरेंस होगा। तो अगर y2 की बात y3 की बात करें तो y3 इज इक्वल टू होगा, इसके लिए एम्पलीट्यूड ए टी आर स्क्वायर ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस 2 डेल एंड सो ऑन। ऐसा ही लिख सकते हैं आगे, एंड सो ऑन, तो आगे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, जो ये बीम्स, जो ये वेव्स या जो लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट जो पहुंच रही है स्क्रीन पे, इन सब के इंटरफेरेंस की वजह से ही लाइट की इंटेंसिटी हमें मिल रही है। तो इंटरफेरेंस के लिए सबसे पहले ये सब होंगे सुपर इम्पोज, तो हम लोग अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर इसे लिखा जाए तो लिख सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें तो इसके लिए मान लिया गया जो एम्पलीट्यूड है सुपर इम्पोज होने के बाद वो है ए, हो गया ई टू दी पावर आई ओमेगा टी इज इक्वल टू, इधर क्या करें y1 प्लस y2 प्लस y3 सबकी वैल्यू को ऐड कर दें। तो y1 की वैल्यू है ए टी, लिखते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये इसका फाइनल एम्पलीट्यूड। इसके लिए फर्स्ट वेव के लिए y1 की वैल्यू ए टी ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है ए टी आर ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस डेल। और तीसरे वेव के लिए ये वैल्यू है, क्या है, ए टी आर स्क्वायर ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस 2 डेल एंड सो ऑन। बहुत सारे टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स तक ये चलता रहेगा। अब अगर बात करें इसमें तो देखा जाए तो ए टी कॉमन मिल रहा है सब में से। अगर ए टी लिया जाए कॉमन तो ए टी अगर कॉमन ले तो इसी टर्म में चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक और टर्म लिख लें तो यहां से मिल जाएगा ए टी, या यही देख लिया जाएगा। क्योंकि नोट्स बनाना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। ए टी की अगर कॉमन लेने की बात करें तो ए टी यहां से हो गया कॉमन, तो इस टर्म से कॉमन हुआ तो ये ए टी बाहर, इसमें से भी कॉमन हुआ तो यहां से भी ए टी बाहर, और यहां से भी अगर ये टर्म कॉमन हुआ तो यहां से भी ए टी हो गया। अब ये यहाँ पे ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब अगर बात करें तो हर टर्म में हमें मिल रहा है ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, यहाँ भी हो जाएगा ई टू दी पावर आई ओमेगा टी। इसे अगर दो टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ई टू दी पावर आई ओमेगा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस आई डेल, लिख सकते हैं। फिर सम करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। इसे लिखना हो तो लिख सकते हैं ई टू दी पावर आई ओमेगा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस 2 आई डेल, हो सकता है। तो अगर इस टाइप से फैक्टराइजेशन कर दिया जाए तो हम लोग देख रहे हैं सभी टर्म में मिल रहा है हमें कॉमन ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, कॉमन ले लिया गया। देखते हैं इधर के टर्म है ए ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, यहाँ से कॉमन ले लिया गया। क्या कॉमन लिया गया, कॉमन यहाँ पे लेके लिख दे रहे हैं ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, ये कॉमन हो गया ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, ये हो गया फर्स्ट टर्म। यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा कॉमन हो गया, बचा 1 प्लस यहाँ से आर ई टू दी पावर आई ओमेगा टी कॉमन, ये बचा ई टू दी पावर माइनस आई डेल प्लस यहाँ से अगर बात करें तो ये हुआ आर स्क्वायर
ई टू द पावर आई ओमेगा टी कॉमन हुआ, ये बचा ई टू द पावर माइनस 2 डेल प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। अब अगर देखा जाए तो ये जो टर्म, सबसे पहले तो ई टू द पावर आई ओमेगा टी से ई टू द पावर आई ओमेगा टी कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा a इज इक्वल टू ए टी 1 प्लस आर ई टू द पावर माइनस आई डेल प्लस आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 डेल एंड सो ऑन। तो ऐसे ही टर्म में अगर देखा जाए तो ये एक जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब हर नेक्स्ट टर्म एक फिक्स एक रेशियो की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आया है, जिसमें 12th में आप पढ़े गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग a बटे 1 माइनस आर, a बाई 1 माइनस आर, जहाँ a प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, और r की वैल्यू है सार्वनुपात रेशियो, फिक्स्ड, वो जो कांस्टेंट रेशियो है, मतलब इसकी वैल्यू कम मिलती है सेकेंड टर्म को या किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करने पे r की वैल्यू मिलती है। तो रेशियो की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, इस टर्म को 1 से डिवाइड कर दें, तो यही इसके लिए रेशियो है। तो ये हो गया जीपी, और जीपी के अनंत पदों का योग होता है a बाई 1 माइनस आर। तो ये हुआ यहाँ से a इज इक्वल टू, ये 80 की वैल्यू 80 रह गई, और इसे जीपी से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a बाई 1 माइनस आर, यहाँ जो लिखे थे a बाई 1 माइनस आर, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। तो a मतलब फर्स्ट टर्म, ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो हमें मिलेगा आर ई टू द पावर माइनस आई टेन। ये हो गया ए के लिए टर्म, या इसे और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए टी अपॉन 1 माइनस आर ई टू द पावर माइनस आई टेन। अब एक एम्पलीट्यूड मिल गया है 80 अपॉन 1 माइनस आर ई टू दी पावर माइनस आई डेल। अगर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करें तो जो इमेजिनरी टर्म है उसका साइन हो जाएगा चेंज। तो फाइंड करें इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि ए और ए स्टार मिल जाएगा तो दो एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही होता है इंटेंसिटी, और हमें इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करें, ये हो गया ए टी अपॉन 1 माइनस आर ई टू दी पावर, माइनस की जगह लिखा जाएगा प्लस आई टेन। अब हमारे पास ए और ए स्टार की वैल्यू मिल गई है। हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू लिख दे अगर, तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई स्क्वायर, या इसमें लिख सकते हैं ए इंटू ए स्टार। इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ए की वैल्यू हमें मिल गई है। ए की वैल्यू क्या मिली है? ए की वैल्यू हमारे पास है 80 अपॉन 1 माइनस आर ई टू दी पावर माइनस आई टेन इंटू ए स्टार। इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की वैल्यू अगर बात करें तो ये है 80, सॉरी ये स्मॉल ए रहेगा यहाँ पर भी, ये हो गया 80 अपॉन 1 माइनस आर ई टू दी पावर आई टेन। इसी को हमें फर्दर सॉल्व करना है। अगर इसे सॉल्व करें तो ये ऊपर 80 इंटू 80, ये हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, ये मल्टीप्लाई होगा साफ साफ, फर्स्ट टर्म का 1 में मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 1, फिर इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस आर, 1 का मल्टीप्लाई इस टर्म में करें माइनस आर ई टू दी पावर आई टेन, फिर इस टर्म का मल्टीप्लाई 1 में करें तो ये हुआ माइनस आर ई टू दी पावर माइनस आई टेन।
फिर इस टर्म का मल्टीप्लाई इससे करें तो माइनस माइनस ये हुआ प्लस आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और ये हुआ ई टू दी पावर माइनस आई डेल इंटू ई टू दी पावर प्लस आई डेल। तो ये दोनों की बात करें तो दोनों को जोड़ें तो ये माइनस आई डेल प्लस आई डेल कैंसिल, ई टू दी पावर 0, और ई टू दी पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो ई टू दी पावर 0 की वैल्यू हुई 1। नेक्स्ट टर्म में इसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये लिखा जा सकता है ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, ये दोनों टर्म एक साथ लिख लें 1 प्लस आर स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में अगर देखा जाए तो माइनस आर कॉमन है, माइनस आर हो गया कॉमन, बचा ई टू दी पावर आई डेल माइनस माइनस ये कॉमन हो चुका है तो यहाँ बचा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई डेल। अब इसके लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला की अगर बात करें तो यहाँ साइड पे फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसके लिए ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू पढ़ें तो cos डेल इज इक्वल टू पढ़ें अगर, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है e टू दी पावर आई थीटा, तो आई डेल प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा, मतलब ये माइनस आई डेल अपॉन 2। तो अगर इसकी वैल्यू प्लेस करना है e टू दी पावर आई डेल प्लस e टू दी पावर माइनस आई डेल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos डेल। फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। तो अगर इसकी वैल्यू रखें तो इस टर्म की जगह ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 cos डेल। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन जो नया टर्म मिला हमें वो मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये हुआ इंटेंसिटी I इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, और माइनस आर, और इसे लिखा जा सकता है 2 cos डेल, 2 cos डेल। अब एक और बात अगर करें तो cos थीटा की वैल्यू हमें पता है। cos थीटा क्या होता है हमें पता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos, तो अब अगर यहां से cos थीटा की वैल्यू बात करें तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ नहीं है तो ये थीटा में बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ थीटा की जगह डेल यूज किया गया है तो cos डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2। अगर ये वैल्यू प्लेस करें तो वैल्यू यही प्लेस करें या नेक्स्ट टर्म में प्लेस कर देंगे, ये हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर इंटू 2, ये हो गया 2r, और cos डेल की वैल्यू हो गई यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2। इसे फिर सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें इसमें, ये हो गया 2r का मल्टीप्लाई 1 में, ये हो गया माइनस 2r, और इस फिर माइनस 2r का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ होगा तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2r इंटू 2 मतलब 4r, और ये हो गया साइन स्क्वायर डेल बाई 2। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, मतलब 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अगर कर दें इसे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, मतलब ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसे लिख दिए 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस इतना। अब इस टर्म की बात करें, इस पूरे टर्म को डिवाइड किया जा सकता है 1 माइनस आर स्क्वायर से, तो 1 माइनस आर स्क्वायर से डिवाइड करें तो न्यूमरेटर के भी टर्म में डिवाइड होगा और डिनोमिनेटर के भी दोनों टर्म्स में डिवाइड होगा। तो अगर ए स्क्वायर टी स्क्वायर में इसे डिवाइड करें तो सब टर्म में
अपॉन में लिखा जा सकता है। जैसे अगर ए स्क्वायर टी स्क्वायर में भी डिवाइड करें तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो इसमें भी अगर इसे डिवाइड करें तो इसमें डिवाइड करेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म अगर लिखना चाहें इसे इंटेंसिटी को तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से हुआ 1 प्लस यहाँ से हुआ 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डेल बाई 2। अब इसी के बारे में बात करना है। तो इस इंटेंसिटी में जो टर्म है 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो जो टर्म है 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है f से, जहां f है कोफिशिएंट ऑफ फिटनेस, वेयर f इज कोफिशिएंट ऑफ फिटनेस, या फिर कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ फिटनेस और कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस। इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल एफ से, जहां कैपिटल एफ की यही वैल्यू हो जाएगी 4r अपन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म को हटा के यहाँ एफ लिख सकते हैं, वही होगा इंटेंसिटी के लिए फाइनल एक्सप्रेशन। तो इंटेंसिटी अगर हम लोग फाइंड करें, इंटेंसिटी के लिए ये टर्म लिखें, तो इंटेंसिटी के लिए टर्म लिख दिए I इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एफ, ये पूरा टर्म हो गया एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2। इसे बनाया जा सकता है इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद इस टर्म को इक्वेशन नंबर 1 बना लिया गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी। तो अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों इंटेंसिटी फाइंड करना है। मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें तो आई अगर इंटेंसिटी को देखा जाए तो ये जो डिपेंड कर रहा है साइन स्क्वायर डेल बाई 2, लेकिन ये आई के जो साइन स्क्वायर डेल बाई 2 है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मगर मतलब अगर साइन स्क्वायर डेल बाई 2 की वैल्यू मिनिमम रहेगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, और अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी तो इसकी वैल्यू मिनिमम रहेगी। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी आई की वैल्यू अगर मैक्सिमम करनी है तो साइन स्क्वायर डेल बाई 2 की वैल्यू मिनिमम करनी होगी, और साइन की मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो अगर साइन स्क्वायर डेल बाई 2 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो इंटेंसिटी जो मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू हो गया, यहां से टर्म मिला ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एफ इंटू 0, और ये टर्म हो गया 0। तो ये टर्म 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म ही समाप्त हो गया। तो ये क्या हुआ, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया 0 में 1 जोड़ दें तो भी ये हो गया खत्म। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो बात मिली, जो एक्सप्रेशन मिला हमें वो मिल गया, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू
ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया। अगर मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, तो मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो इसकी वैल्यू मिनिमम मतलब साइन स्क्वायर डेल बाई टी की वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो साइन स्क्वायर डेल बाई 2 इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई मिनिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एफ और साइन स्क्वायर डेल बाई 2 हो गया इंटू 1। तो 1 प्लस एफ और इसकी 1 प्लस एफ की वैल्यू चाहें तो हम लोग प्लेस कर सकते हैं। 1 प्लस एफ की वैल्यू जानते हैं कितना होता है, एफ की वैल्यू अभी लिखा गया था कोफिशिएंट ऑफ फिटनेस या शार्पनेस, तो एफ की वैल्यू होती है 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर ये वैल्यू रखें तो आई मिनिमम इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर ऑलरेडी है अपॉन 1 प्लस एफ, और f की यहाँ पे वैल्यू रख दें, f की वैल्यू है 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब इसे फिर सॉल्व करें तो इसी लाइन में अगर सॉल्व कर दें तो इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो एलसीएम में इसमें होगा मल्टीप्लाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा अपॉन टोटल अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 1 माइनस आर के होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बचा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से बचा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ब्रेक करें इसे तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2r, यहाँ से प्लस 4r। अब अगर वैल्यू आगे फर्दर सॉल्व करें तो 4r में से 2r सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस 2r, सब हटा के यहाँ लिख दिया गया प्लस 2r। और प्लस 2r की बात करें तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r होता है 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया न्यू एक्सप्रेशन मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। मिनिमम इंटेंसिटी आई मिनिमम इज इक्वल टू कह दिया गया, क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर इसे चाहें तो इसे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम लोग इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ अगर देखा जाए ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू है मैक्सिमम इंटेंसिटी की। क्या वैल्यू है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें तो इस टर्म की वैल्यू जो इंटेंसिटी के टर्म में ये है ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह लिखा जा सकता है आई मैक्सिमम, क्योंकि ये आई मैक्सिमम की वैल्यू है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहीं पे लिख दें तो लिखा जा सकता है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या फर्स्ट एंड सेकंड से मिल रहा है, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू मिल रहा है, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दे इक्वेशन नंबर सेकंड से आई मैक्सिमम अपॉन में वही टर्म वही का वही 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2। तो इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए, आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2। अब अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, ग्राफ प्लॉट किया जाता है फेज डिफरेंस डेल और इंटेंसिटी आई के बीच में, तो ग्राफ प्लॉट करने पे हमें विभिन्न कर्व मिलते हैं जब हम रिफ्लेक्टिविटी अलग अलग रखते हैं। तो रिफ्लेक्टिविटी हम लोग
रिफ्लेक्टिविटी मतलब रिफ्लेक्टिविटी जो कोटिंग की गई है प्लेट्स पे और वो उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इस पे कोटिंग हाई कोटिंग है, बढ़िया कोटिंग है, उसका रिफ्लेक्टिविटी का परसेंटेज ज़्यादा है, तो देखते हैं हमें ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ग्राफ। लेकिन अगर देखा जाए रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा परसेंटेज में है तो ग्राफ जो है वो कर्व के रूप में तुरंत फॉल कर रहा है और तुरंत राइज कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा शार्पनेस मिलता है। तो यही मिला हमें शार्पनेस कब मिल रहा है, जब रिफ्लेक्टिविटी ग्लास की या प्लेट्स की रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा है, जो कि 95% पे ये तुरंत राइज कर रहा है और तुरंत फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ब्राइट और शार्प फ्रिंजेस मिल रही हैं। किसकी वजह से? रिफ्लेक्टिविटी की वजह से ब्राइट और शार्प फ्रिंजेस मिल रही हैं। अब अगर एक और प्लॉट की बात करें, इन दोनों के बीच में देखा जाए, अगर इसे अलग से ड्रॉ कर लिया जाए, तो वो विड्थ जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की हाफ इंटेंसिटी, मतलब इसका ठीक आधा इंटेंसिटी मिल रहा है, उसे कहा जाएगा हाफ फ्रिंज विड्थ। मतलब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसका आधा मतलब जो इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, वो उस पॉइंट पे जहाँ पे वो ठीक अपने इनिशियल पॉइंट का आधा रह जाए, उसी को कहा जाएगा हाफ फ्रिंज विड्थ। तो I बाई आई मैक्स इज इक्वल टू 1/2। हाफ फ्रिंज विड्थ के लिए अगर ये फाइंड करें तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ रखा जाए तो I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2। आई मैक्सिमम से अगर डिवाइड कर दें तो ये आई मैक्सिमम यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा I बाई आई मैक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1। अब I बाई आई मैक्स की वैल्यू हाफ फ्रिंज विड्थ के लिए हमें रखना है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू हो गया 1/1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2। साइन स्क्वायर डेल बाई 2 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2 इज इक्वल टू 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ 2, और ये 1 जो है इस 1 को अगर उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 में से ये 1 घट गया, ये बचा 1। अगर साइन स्क्वायर डेल बाई 2 की बात करें तो साइन स्क्वायर डेल बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एफ। और अगर साइन डेल बाई 2 की बात करें तो ये स्क्वायर है, अंडर रूट ले लें तो इधर भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन डेल बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई एफ, या कंप्लीट सॉल्व करें तो अंडर रूट 1 मतलब 1, और ये हो गया अंडर रूट एफ। अब बहुत स्मॉल एंगल के लिए ये डेल बाई साइन के स्मॉल एंगल के लिए साइन डेल बाई 2, तो लेट साइन डेल बाई 2 इज नियरली इक्वल टू डेल बाई 2, तो ये हो जाएगा स्मॉल एंगल के लिए, तो ये हो गया डेल बाई 2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 बाई अंडर रूट एफ, या फिर ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट एफ, जहां f की वैल्यू हमें पता है। f की वैल्यू क्या है? 4r अपॉन f इज इक्वल टू वैल्यू रखें, ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 4r अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर। तो अगर यहां से इसे सॉल्व करें तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपनी जगह रहा, अंडर रूट से इसे अगर बाहर निकालें तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, और ये अंडर रूट r अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये बचेगा केवल 1 माइनस आर, केवल ये बचेगा 1 माइनस आर। 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, ये इनवर्स हुआ, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन अंडर रूट आर। तो इस एक्सप्रेशन से हम देख रहे हैं कि हाफ विड्थ पे जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, डेल की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो फ्रिंजेस बनेगी वो क्या होंगी? पहले की अपेक्षा और डार्क बनेगी और शार्प बनेगी, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ये एकदम क्लियर व्यू प्रोवाइड कराएंगी। इस वजह से फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर जो यूज किया जाता है
वो हाई रिजॉल्विंग पावर के लिए यूज किया जाता है और इसका रिजॉल्विंग पावर हाई है, जो यहाँ से स्पष्ट भी हुआ। इसके द्वारा जो इंटरफेरेंस होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, क्लियरिटी ज़्यादा होगी। इसी वजह से फैबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर। उससे इसकी इंटेंसिटी और क्लियरिटी और शार्पनेस ज़्यादा है। तो इस हिसाब से फैबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर का ये लेक्चर यहाँ समाप्त हुआ। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, कंप्लीट इसके बारे में पूरा ये लेक्चर हुआ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करें। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।